नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है मुल्क हिंदुस्तान में कि सब पार्टियों को इंडियन अलायंस बनाना पड़ा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। हमारे मोदी साहब वो भी डरे हुए हैं, बैकफुट पे है, इसीलिए उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीच में लाया। पीडीपी का दावा है कि जो पीर मुर्शिद है, मियां अल्ताफ है, उनको पैसे दे दो, नियाज करो, नियाज बनवाओ, लेकिन वोट एक अलग बात है। पीडीपी की अभी इतनी फेथ नहीं है। पीडीपी ने जो इससे पहले किया हुआ है, जो हुआ है, उनने हाथ मिलाया है बीजेपी से जी। क्या पता कल को वो फिर से मिलाए। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए इंडियन अलायंस की साइड क्या वो रेज वॉइस कर पाएंगे पार्लियामेंट में कश्मीरी लोगों? हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली ये बताया है कि कश्मीर का जो अभी प्रॉब्लम है वो हम हल करेंगे। मतलब जो यहाँ पे स्टेटहुड नहीं है, हम पहले स्टेटहुड देंगे। इलेक्शन कोई बात करती है, भड़काऊ भाषण देती है, जो भी इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ होते हैं, तो अगर हमारे ऊपर ये सभी लागू होता है तो बीजेपी के ऊपर क्यों ये सब लागू नहीं होता? हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी क्या है, उनकी धांधली, वो कुछ भी करवा सकते हैं जी। अभी अगर ईवीएम हैकिंग हो गई तो ऊपर वाला ही फिर मालिक है। तो बताता हूँ, बीजेपी के दौर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। जो भी बात करता था वो उनको या तो जेल में डाला जाता था, या तो ईडी उनके पीछे, या तो सीबीआई उनके पीछे लग जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा महराज। जी हाँ, पार्लियामेंट्री इंतखाब नजदीक आने वाले हैं, उसी ज़मन में हम कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट मुजम्मिल शाह से बात करेंगे और इनसे जानेंगे। खैर मकदम है पत्रकार लाइव में। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया आपके पत्रकार लाइव में, और आपके सभी नाजरीन को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुजम्मिल साहब, सबके दिमागों में एक अहम सवाल गूंज रहा है। अभी पीएचडी एक था, इंडियन अलायंस में भी दोनों रीजनल पार्टी शामिल थी, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने एनसी के साथ हाथ मिला के पीडीपी को हाथ नहीं मिलाया? क्या ऐसा आपको लग रहा था? देखिए, पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पीडीपी भी अलायंस का हिस्सा ही है। अभी तक उन्होंने तोड़ा नहीं है, लेकिन वो खुद निकले। जो भी फैसला होता है, हाईकमांड जो भी फैसला करती है, उनको बोला था जॉइंटली हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि एक ब्रॉडर सेक्शन के लिए हम ये इलेक्शन अभी लड़ रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए। उसमें जो बड़ा फैक्टर है कि हम एक साथ जुड़ के रहें, वो सबसे बड़ी बात थी। वोटर्स को डिवाइड ना करे, वो सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए इंडिया अलायंस बना, ताकि इससे पहले भी हमने देखा 2019 के इलेक्शन में, उसमें भी वोट डिवाइड हुए, क्योंकि उसमें सभी पार्टीज एक साथ नहीं आई। लेकिन इस बार जो इंडिया अलायंस है बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप देखेंगे यूपी में देखिए, कर्नाटका में, बाकी सभी जगहों पे देखिए, वहां पे इंडिया अलायंस बहुत ही स्ट्रांग है अभी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे जो अलायंस किया हुआ था, वो हमने पीडीपी के साथ भी किया हुआ था और एनसी के साथ भी किया हुआ था। तो पीडीपी को क्या हुआ, कैसे हुआ, वो खुद वो बेहतर जानते हैं जी। वो इस अलायंस से बाहर निकल के उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने लड़ा, यहाँ से अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, बाकी सभी जगहों पे भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ क्लियरली कि इससे वोट्स बाइफरकेट होंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी तो इंडिया अलायंस तो जीतेगी। तो लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल मुजम्मिल साहब, अगर हम बात करेंगे, क्या सेंट्रल की पार्टी कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी सेंट्रल की ही पार्टी है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है मुल्क हिंदुस्तान में कि सब पार्टियों को इंडियन अलायंस बनाना पड़ा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? देखिए, इस सवाल का मैं ऐसे जवाब दूंगा कि पहली बात है कि वो स्ट्रांग नहीं है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जी, वो उनको स्ट्रांग दिखा रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हो चुकी है और मेरे ख्याल से ओपिनियन पोल्स भी यही है कि इंडिया अलायंस जीत रही है। जी। फर्स्ट फेज हमने कंप्लीटली जीता हुआ है। सेकेंड फेज कल से शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह वो वाला भी हम जीतेंगे। और रहा बात हमारे मोदी साहब, वो भी डरे हुए हैं, बैकफुट पे है,
इसीलिए उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीच में लाया। अभी राजस्थान की रैली में उन्होंने मुस्लिम्स को सीधा टारगेट करके ये भड़काऊ भाषण दिया, और इसी ने उनको, इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं ली। जी वो इतने स्ट्रांग आप जो देख रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। ईडी को पीछे, सीबीआई को पीछे रख के, किसी को भी पीछे रख के। तो क्या आपको यहाँ पे आपके कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी अंडर नरेंद्र मोदी के रूल्स की चलता है कि वो अपोजिशन में उनके खिलाफ कोई नहीं बात कर पाते हैं? देखिए, पहली बात है सिलेक्शन उनकी कैसे हुई। जी जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन के वो क्या अभी चीफ है, उनकी जी सिलेक्शन कब हुई? जी जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, रेजिग्नेशन हुई पहले, और उसके बाद विदाउट एनी मतलब अपोजिशन की राय लेने के बगैर उन्होंने इसको, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर लिया। जी तो सबसे बड़ी बात है, वो इसलिए अपॉइंट किया गया कि वो उनके फेवर में है। अगर वो जी हर किसी के, अगर कांग्रेस कोई बात करती है, भड़काऊ भाषण देती है, जो भी इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ रूल्स होते हैं, तो अगर हमारे ऊपर ये सभी लागू होता है, तो बीजेपी के ऊपर क्यों ये सब लागू नहीं होता है? तो उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? खुलेआम बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अगेंस्ट। अगर आप देखेंगे, हैदराबाद में भी जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उसने भी सीधा मतलब इन रूल्स को ब्रेक डाउन करके उसने इशारा दिखाया मस्जिद की तरफ, वो तीर मार रही है, हम आएंगे तो देखा जाएगा, मतलब। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप बैठी है। यही सब अगर जैसे कि अगर हम बात करेंगे, मुल्क के हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री इंतखाब हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पे है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं उठाया है? तो कहना है कि हमने किसी और पार्टी का कैंडिडेट उठाया, दैट इज प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाया है। तो क्या रद्द अमल रहेगा आपका इस पे? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी कांग्रेस के साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। दो ही पार्टियां, सेंटर की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी। जो कांग्रेस के साथ है वो तो इंडिया अलायंस में है। जो कांग्रेस के साथ नहीं है, जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं या हमारे अलायंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब जी वो जी बीजेपी वाले हैं। जी सिंपल सी बात है। अभी उन्होंने किसको यहाँ पे कैंडिडेट को खड़ा किया है, वो आपको आने वाले वक्त में पता ही जी चलेगा, जी अभी जी दिखेगा भी आपको। तो यहाँ से दूसरी साइड से चूंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्लियामेंट्री इंतखाब एक साथ ही लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से सजाद गनी लोन का इल्जाम यह है कि उमर साहब ने तो सेंटर से हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन नॉर्थ कश्मीर से भी अब चूंकि अपनी पार्टी और पीसी एक जुड़ चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है कि उमर साहब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अब नॉर्थ में? देखिए, उनका स्ट्रांग होल्ड है, एनसी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पे, और हमारे भी जितने, मतलब वहां पे कांग्रेस का भी जितना सपोर्ट है वो तो कंप्लीटली एनसी के साथ होगा। जहां पे भी वो खड़ेंगे तो हम अपना पूरा सपोर्ट उनके साथ। रही बात अनंतनाग की, इस सीट की, ये इम्पोर्टेंट इसलिए सभी के लिए है क्योंकि इसमें जम्मू भी कनेक्ट है और जी कश्मीर भी जी कनेक्टेड है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसके लिए तो फाइट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी होगी। बीजेपी भी अपना दमखम लगा रही है बैक साइड पे, जी किसको सपोर्ट कर रही है आपको पता ही होगा, और दिखेगा भी, जी विजिबल आपको दिखेगा भी जी ऑन ग्राउंड। जी तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस कितना साथ है एनसी के? क्या आपको लगता है जो अभी आ रहा है, जैसे पीएचडी था, जैसे मैंने आपको भी बोला कि इलेक्शंस के आने वक्त तक भी वो बोल रहे थे हम एक साथ है, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस 100% उनके जो वोटर्स है साउथ कश्मीर से वो मियां अल्ताफ को वोट करेंगे, या बाहर जो जम्मू से जो सीट लड़ी जा रही है कांग्रेस से, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पूरा सपोर्ट करेंगे, उनको वोट्स देंगे? देखिए, मैं बाकियों का नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना ये एक बात बताऊंगा मैं। हमें जो डायरेक्शन मिली है हाई कमांड से, हमें एनसी को सपोर्ट करना है। जी तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्कर्स को यही हिदायत दे रहे हैं, इसीलिए हम हर किसी जो भी जलसे हो रहे हैं तो वो ज्वाइंटली हम कर रहे हैं। कांग्रेस के भी लीडर्स उधर जलसों में है, जी कांग्रेस के भी वर्कर्स जलसों में जा रहे हैं। जी तो जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं साउथ कश्मीर में, अभी जितने हुए,
तो हमारी हिदायत यही है कि हम एनसी को कंप्लीटली सपोर्ट करें। एनसी को, ये एक्चुअली एनसी को सपोर्ट नहीं करना है, ये कांग्रेस को सपोर्ट करना है, जी ये इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है। जी क्योंकि ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के लिए अगर हम देखेंगे, हमें अभी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी का क्या है, उनकी धांधली, वो कुछ भी करवा सकते हैं। जी। अभी अगर ईवीएम हैकिंग हो गई तो ऊपर वाला ही फिर मालिक है, पता मुजम्मिल चलेगा। साहब, यहाँ पे और एक बात है कि बीजेपी का दावा है, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेके संतरी मंत्री, गृह मंत्री, जितने भी है, उनका एक दावा है कि हम 400 पार इस बार तो लेके ही रहेंगे। तो कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमारे लीडर राहुल जी ने कहा, 150 के पार वो जाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम यूपी की बात करेंगे, वहां पे ज्यादातर योगी आदित्यनाथ बीजेपी से ही वाबस्ता है और वहां पे ही पार्लियामेंट्री इंतखाब के 85 सीट्स है। तो कैसे आप बोलें, क्योंकि 85 सीट्स बहुत एक काउंट होता है 200 सीट 400 सीटों में, तो आप कैसे कहेंगे कि 150 भी नहीं ले पाएंगे? देखिए, यूपी में अगर आप देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने सीट्स ली थी, वैसे इस बार वो लेंगे नहीं। जी वहां पे है, बीजेपी बोल रही है हमारा स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन इस बार जो है हमने सीट शेयरिंग ऐसे की हुई है कि लास्ट टाइम 2019 में क्या हुआ था, सीट शेयरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो है सीट शेयरिंग ऐसी हुई है कि वहां पे समाजवादी पार्टी भी अच्छी स्ट्रांग है और कांग्रेस भी अच्छी स्ट्रांग है। जी। और हम उम्मीद करते हैं एटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 सीट्स हम लोग वहां से निकालेंगे ही निकालेंगे। तो मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए इंडियन अलायंस की साइड से क्या मैनिफेस्टो मेन रहेगा इस पार्लियामेंट्री इंतखाब में? क्या वो रेज वॉइस कर पाएंगे पार्लियामेंट में कश्मीरी लोगों की? ऑब्वियस सी बात है। देखिए, हमारे कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट में इस बार जाएंगे और वहां पे उनको, जैसे मैं आपको बताता हूं, बीजेपी की दौर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। जो भी बात करता था वो उनको या तो जेल में डाला जाता था, या तो ईडी उनके पीछे, या तो सीबीआई उनके पीछे लग जाती थी। जी तो हमारी वैसी नहीं है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वे में हम लोग चलेंगे। तो जो भी यहाँ से लीडर जाएगा उसकी बात रखी जाएगी। और पहली ही बात है, हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली ये बताया है कि कश्मीर का जो अभी प्रॉब्लम है वो हम हल करेंगे। जी मतलब जो यहाँ पे स्टेटहुड नहीं है, हम पहले स्टेटहुड देंगे, इलेक्शंस करवाएंगे। ये हमने जी अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है। जी और अपना हमारा जो हक है, कश्मीर का जो अभी हक है, जी वो देगी, कांग्रेस देगी। अभी जो रीजनल पार्टीज है वो तो वो नहीं दे पाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कांग्रेस सेंटर में नहीं आएगी तो वो हक हमें नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया। ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। जी उससे पहले उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, उन्होंने दावा किया था मैं अनंतनाग से, राजौरी से लड़ूंगा, जी। लेकिन उनके दावे जो निकले खोखले निकले, डर के तो भाग दूसरी गए। दूसरी साइड से एक तो मैडम महबूबा पीडीपी सदर जो पहले थी, तो वो भी अनंतनाग राजौरी से ये पार्लियामेंट्री इंतखाब लड़ रही है, क्योंकि उसका आबाई गांव है अनंतनाग की, अगर हम बात करेंगे। दूसरी साइड से गुजर बकरवाल तबके से जफर मनाज भी बिलोंग करते हैं अपनी पार्टी से। तो कैसे आप इस चीज को यहाँ पे टैकल कर पा रहे हो इस सीट के लिए? देखिए, इस बार जहां तक मेरे को लग रहा है, वोट, मतलब वोटर इससे पहले जो नहीं निकलते थे, इस बार वोट डालेंगे। और उनको मैं गुजारिश करता हूं, आपके थ्रू मैं गुजारिश करता हूं कि वो निकले वोट डालने। क्योंकि अगर वो अब भी नहीं निकलेंगे तो मालूम नहीं, ऊपर वाला ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है, फिर होगा क्या यहाँ पे, कैसी हालात होगी। और रही बात, अभी आप बता रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल के, मतलब उसमें अगर आप वोट काउंटिंग देखेंगे, उनके कुछ 3 लाख 4 लाख वोट्स आते हैं। तो हमारा भी जो कैंडिडेट है मियां अल्ताफ साहब है, उनके फादर बशीर, मुर्शिद। वो मुर्शिद है। तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, मेरे हिसाब से 60 to 70% वोट्स जो गुजर बकरवाल के हैं, मियां पीडीपी का अल्ताफ ही दावा लेंगे। है कि जो पीर मुर्शिद है मियां अल्ताफ है, उनको पैसे दे दो, नियाज करो, नियाज बनवाओ। लेकिन वोट एक अलग बात है। कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, वोट की बात नहीं है, ये बात है अभी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ने की। जी हमें अभी इस सेक्शन के साथ लड़ना है, हर किसी को, वो बैकवर्ड क्लास हो, मतलब अर्बन हो, रूरल हो, या मतलब गुजर बकरवाल हो, कोई भी तबका हो, हम सभी को चाहिए कि एक साथ हम लोग ये इलेक्शन लड़े।
और एकजुट होके लड़े, जिससे मजबूत हो। अभी एक एक सीट यहाँ पे मायने रखती है। जी। ये सीट भी इसीलिए मायने रखती है, अब मतलब मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, अनंतनाग राजौरी 2 खित्तों को कनेक्ट करता है। जी। तो असेंबली इलेक्शन में जो भी मतलब अभी यहाँ से जीतेगा असेंबली इलेक्शन पे, उस पे बहुत असर पड़ेगा। इसके जी बाद जी आने जी वाले असेंबली जी इलेक्शन से उसका तो बहुत असर पड़ेगा। लेकिन रही बात पीडीपी की, पीडीपी की अभी इतनी फेथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इससे पहले किया हुआ है, अगर आप ग्राउंड वर्क पे देखिए, ग्राउंड लेवल पे देखिए, पीडीपी ने जो इससे पहले किया हुआ है, जो हुआ है, उनने हाथ मिलाया है बीजेपी से। जी। क्या पता कल को वो फिर से मिलाए। तो मुजम्मिल साहब, एज अ जनरल सेक्रेटरी कश्मीर, कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, क्या मैसेज आपको रहेगा? क्योंकि जो कांग्रेस के वर्कर्स थे उनको कन्वेंस करना, फिर क्योंकि अब इंडियन अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ है, तो कैसे उनके लिए आप क्या मैसेज उनके लिए पहुंचाना चाहते हो? मेरी मैसेज यही रहेगी कि हर किसी को मैं बोलूंगा कि पार्टी को मजबूत कीजिए। ये मत देखिए कि हम मतलब किसको वोट डालना है। हमें जिसे डायरेक्शन दी गई है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। और हर किसी वर्कर से यही गुजारिश करूंगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाले। मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, वो कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। जी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के हिस्सा है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।